तो आज हम लोग फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन का। तो जैसा कि अब एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अब हम लोग का ये सिचुएशन आता है कि जो सिलेबस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं तब उसको एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवाइज किया जाए। दूसरी बात, आप टोटल सिलेबस को पढ़ चुके हैं, तो अब उसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो अभी हम लोग एक पैटर्न बताए हैं कि पहले हम लोग एमसीक्यू का अभ्यास कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू चैप्टर वाइज करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो आज से इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वैसे विद्यार्थी जो 2026 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो उनके लिए सलाह दिया जाएगा कि हमारी एक टीम है जो कि JCI बेला और SPCC परिहरा का जो सफल और सबसे बड़ा टीम मिल करके एक मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप देख पा रहे हैं कि मिल्की वे मेंटर्स। तो आप इस चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप रेगुलर वीडियो देख करके आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं, उसके लिए आपको है कि ये JCI बेला के ब्रांच पर आपको आना पड़ेगा। तो अभी क्लास का टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे। तो मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने विद्यार्थी आप आए तो ऑफलाइन मोड में भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन मोड में। तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो चैप्टर पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आपको सिलेबस खत्म कर चुके हैं हम लोग, तो रिवीजन की कड़ी में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर स्लाइड पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं और आप जान रहे हैं, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। पढ़ पा रहे हैं आप लोग स्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर C और D में क्या है। तो जब आपको हम पढ़ा रहे थे अवतल दर्पण का उपयोग, वहां पर कई सारे उपयोग आप लोगों ने डिस्कस किया था। उसी में से एक उपयोग यह भी था कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पर हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसमें किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख पा रहे हैं आप लोग। 2 में ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप ये बात पढ़ें कि जब प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाया गया था तो वहां कितना नियम बताया गया था, 2 नियम है। तो यहाँ पर वही आपको टिक करना। तो ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में है तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी आप यहां से टिक मारिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 3 में यहां पर आप देख पा रहे हैं जो थर्ड क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, उसमें हम लोग टिक करते चलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर
तो इसमें कौन सा था, इसको टिक करते चलते हैं। इसमें भी क्या था, बी। थर्ड में आइए क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मतलब ये सेंस में है। तो जब आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा था तो आपसे बात हुई थी कि समतल दर्पण की विशेषताएं, तो उन विशेषताओं में एक विशेषता यह था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो अब इस आधार पर हम लोग ऑप्शन को टिक करते हैं। तो आप फिर से पढ़िए तो क्वेश्चन को, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में काल्पनिक, सी में ए और बी दोनों, मतलब इसका है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब का ही सेकंड नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी में 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी में 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हवा में पूछा जाए या निर्वात में, इन दोनों ही मीडियम में अप्रोक्स लगभग बराबर कितना होता है वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, सब हम लोग पढ़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में कहा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम बताया गया था, 2 नियम। तो उसमें एक लॉ यह भी था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार एक नियम यह भी था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की परावर्तन कोण, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन होता है प्रकाश के अपवर्तन में। यहाँ डिस्कशन किसका हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन पर, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके आधार पर आप ऑप्शन चुनिए तो क्या होगा, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ए, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन। तो इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चन देखें। 5 क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो बच्चे YouTube पर देख पा रहे हैं तो वो क्या करें, क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आंसर टिकट, आंसर को कमेंट में आप बताइए। एक का आंसर बी जो होगा कमेंट में आप लिखते चलिए, एक का आंसर बी होगा, 2 का क्या होगा, इसको कमेंट में करते चलिए। तो जो ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तो इस माध्यम से क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ मिल रहा है, आप आराम से उसको 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन आपके तैयारी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करना चाहेंगे तो ध्यान से पास देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए तो आप लोग क्या लिखा हुआ है, कहा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का जो गमन पथ होता है एक सीधी रेखा में होता है। किस रेखा में, सीधी रेखा में। तो अब आप जैसे क्लास 12 में जाइएगा तो प्रकाश जो आप पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे पार्ट फिजिक्स का जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। तो उसमें जो ऑप्टिक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स और कहते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। हमारे क्लास 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, मतलब किरण प्रकाश के। मतलब हम लोग यहाँ पर जो प्रकाश का अध्ययन करते हैं केवल प्रकाश को मानते हैं रे, यानी कि किरण मानते हैं।
और ये जो बात लिखा हुआ कि प्रकाश का गमन पथ कैसा होता है, एक सीधी रेखा, ये किरण प्रकाश के लिए है, वेव के लिए नहीं है। ठीक, तो चूंकि 10th स्टैंडर्ड में हमें यही बात करना है, इसलिए हम इसी को अध्ययन करेंगे। फिर तरंग प्रकाश की आप क्लास 12th में विस्तार से पढ़िएगा। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, 7 में क्या लिखा हुआ है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया अवतल दर्पण के उपयोग से। अवतल दर्पण का जो उपयोग पढ़े थे दाढ़ी बनाने में, उसमें से एक यह भी आ गया था कि इसका उपयोग क्या करते, सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। इतना में किन्हीं कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण ना। तो जो दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, तो वो बोले कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग। यहाँ पर क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन स्लाइड पर है, दिख रहा है, तो पढ़ने में भी आपको सुविधा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से पढ़िए, तो 9 में क्या बोल रहा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो फिर उसी का आ गया अवतल दर्पण का उपयोग, उसी क्वेश्चन आ गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ, समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, डी में, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। बात क्लियर। यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, उसमें सारे बातों को आपके नोट्स में लिखा मिल जाएगा। अब 10 नंबर में, 10 में क्या बोल रहा है, कहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो लिखा गया था क्या होता है, दर्पण का द्वारक। ये एनसीईआरटी का सेम टू सेम लाइन लिखा हुआ है और एग्जाम्स में कई बार आए हुए हैं, सेम टू सेम। ये किसका परिभाषा लिखा हुआ है, दर्पण का द्वारक का। तो ऑप्शन ए में क्या है, मुख्य फोकस, बी में क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या, सी में और डी में। तो बोलिए ये टोटल का टोटल बात आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया गया है। यदि आप नोट्स को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, और आप जवाब भी दे रहे हैं मतलब आप तैयारी आपका बेहतर है। इसी प्रकार से घर पर नोट्स को पढ़िए और रिवीजन क्लास में उसको पढ़ करके आइए और आपके लिए बेहतर तैयारी हो पाएगा। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए अभी तक में, 10 क्वेश्चन कर लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 10 तक हो गया जी। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कहां से, 11 से। तो प्रयास कीजिए, तो पढ़ने का पढ़िए, 11 नंबर पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आ गया आपके सामने। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, जी नहीं, फोकस दूरी पूछ रहा है और वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है। तो आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो वहां पर हम एक प्रूफमेंट ही बता दिए थे, आप पढ़े थे कि जो एफ होता है ये बराबर होता है R/2 का, देखिए एफ इक्वल्स टू R/2। तो अब यहाँ पर देखिए किसका वैल्यू दिया है, कहा कि वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर,
मतलब कि आर का मान दिया है, क्यों? तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आर से। तो आपको आर का वैल्यू हो गया 32 और एफ पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूला बैठा देंगे तो आर का वैल्यू 32 डिवाइड बाय 2 कितना गया 16, और ये है कौन चीज में? सेंटीमीटर में, तो इतना क्या जाएगा सेंटीमीटर। क्या ये बहुत हार्ड सवाल था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दिया है, +16 और -16, तो कौन होगा? +16। कारण कि ये उत्तल दर्पण है, इसका एफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बात क्लियर? चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहा कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। यहाँ पर जो लिखा हुआ बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है बुआ? वस्तु। तो मतलब कहा कि यदि कोई वस्तु है और उसके प्रतिबिंब का आवर्धन क्या दिया हुआ है, मतलब कि m का मान दिया हुआ है निगेटिव। क्या दिया हुआ है? तो कह रहा है कि आप बताइए कि वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो आपको वहां पर भी बात बताया गया था कि यदि हम आवर्धन का बात करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव होता है और आभासी के लिए पॉजिटिव होता है। आपको बताया गया था कि यदि प्रतिबिंब रहेगा कैसा? वास्तविक, तो इसके लिए आवर्धन का मान क्या होता है? माइनस। यदि प्रतिबिंब रहेगा कैसा? आभासी, इसका m का वैल्यू क्या होता है? ये प्लस होता है। बाकी विस्तार से क्लास में बताया गया है। तो अब यहाँ पर बताइए कि कह रहा कि आवर्धन बता रहा है कि निगेटिव, तो कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक। और आप पढ़ें कि वास्तविक और आभासी में अंतर, तो वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। तो बताइए क्या होगा इसमें? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या जाएगा? वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ देखिए। तो कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया था। देखिए ये जो पश्च दृश्य लिखा हुआ ये शुद्ध हिंदी है, इसका अंग्रेजी होता है साइड मिरर। क्या होता है? तो नाम सुने हैं आप लोग साइड मिरर। इसी को आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं साइड, और ये मिरर। कभी कभी ये हिंदी में ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बात क्लियर? तो आप बताइए कि जब आप उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहला उपयोग यही लिखाया गया था। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में, तो क्या आंसर होगा इसका? जो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। बोलिए किन्हीं को दिक्कत हो रहा है? नो दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या रहा है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आप पढ़े थे क्या चीज? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो वहां पर बात हुआ था कि यदि अवतल दर्पण की बात करते हैं तो वहां पर टोटल डिस्टेंस हम दर्पण के कहां से लेते हैं? ध्रुव से। तो अवतल दर्पण का आकृति आप कुछ इस प्रकार बना रहे थे। क्लियर? ये इसका एफ हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये उत्तल का ये डायग्राम हो गया, इसका ये एफ इधर क्या हो जाएगा? सी। तो हमें किस दर्पण का पूछ रहा है? किस दर्पण का? मैंने दर्पण ने पूछ रहा कौन सा होगा। हमको एफ दिया हुआ है, एफ क्या बोल रहा है? एफ क्या बोल रहा है? धनात्मक है। आप बताइए, आप पढ़े थे कि यही दर्पण के बाईं ओर जाइएगा तो एफ क्या होगा? निगेटिव। दाईं ओर तो पॉजिटिव किसका हो जाएगा? उत्तल दर्पण का। और एक टॉपिक आपको कॉपी में लिखाया भी गया था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अंतर। तो वहां पर भी इस बात को लिखे थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल की पॉजिटिव होती है। तो कह रहा है कि किस दर्पण का धनात्मक, क्या होगा इसका आंसर?
कौन दर्पण? उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सी नंबर। किन्हीं कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर पर ये तो करा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, गौर करना सेंटेंस पर, किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो बताइए वह दर्पण क्या होगा? तो यदि दर्पण की बात कीजिएगा तो दर्पण में आप समतल दर्पण भी पढ़े, दर्पण में उत्तल भी पढ़े, दर्पण में अवतल भी पढ़े। दर्पण की बात कर रहे हैं। अब तीनों की विशेषताओं पर गौर कीजिएगा। तो समतल दर्पण में क्या देखे थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी और सीधा, हमेशा, चाहे कहीं रहिए, और वस्तु के आकार के बराबर। फिर अवतल दर्पण में आइएगा तो उसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी बनता है, उल्टा भी सीधा भी, वस्तु से बड़ा भी वस्तु से छोटा भी, वस्तु का आकार के बराबर भी। और उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है और सीधा, और वस्तु से छोटा। इसमें तो छोटा बड़ा का जिक्र नहीं किया हुआ है, सिर्फ सीधा का जिक्र किया है, सीधा का, ठीक ना। और किसी भी दूरी पर बोल रहा है तो सीधा होगा तो कैसा होगा प्रतिबिंब? ये आभासी होगा। बोलिए कैसा होगा? आभासी। तो आप बताइए कि आभासी जो बनता है वह किस दर्पण में बनता है? समतल में बनता है, अवतल में? यहां बोल रहा है किसी भी दूरी पर आभासी बनना चाहिए, तो उन्हें होगा इसके ऑप्शन के अनुसार सी में केवल उत्तल, डी में या तो समतल या तो उत्तल। तो क्या इसका होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। किसी भी दूरी पर रहिएगा तब उसकी बात बोल रहा है, ठीक। यदि कंडीशन के साथ रहता तो हम लोग अवतल विचार करते। तो कहा कि आप दर्पण के सामने कहीं पर भी हैं, हमेशा कैसा बनना चाहिए? सीधा प्रतिबिंब। तो कौन सा हो जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल। बात क्लियर? चलिए, तो कुल कितना क्वेश्चन हो गया? तो आज का हमारा लक्ष्य है कम से कम 50 क्वेश्चन कर ले। फिर और एक चैप्टर में लगभग हम लोग का यह पर्पस है कि लगभग आपको 100 क्वेश्चन करा दिया है। आप टेंशन फ्री होकर के आराम से एग्जाम हॉल में जाइए, और ऐसे लगे एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर के फुल्ली रिलैक्स मूड में। तो आप रिलैक्स मूड में तभी जा पाएंगे जब बेहतर तैयारी होगा, नहीं तो प्रेशर में जाइएगा। क्लियर? तो 15 क्वेश्चन में ऐसा एक भी क्वेश्चन बताइए जिसको क्लास में नहीं पढ़ाया गया, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टोटल आपको पढ़ाया जा चुका है। तो कॉपी को स्टडी करें और स्टडी करके रिवीजन क्लास को अटेंड करें ईमानदारी पूर्वक, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, यही वाला है। चलिए, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन हो? देखिए, तो अग्रदीप लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में लिखा गया था हेडलाइट। ये अग्रदीप शुद्ध हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश क्या होता है? हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट। हेडलाइट। तो आपको बताया गया था कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का। हेडलाइट अवतल दर्पण का, साइड मिरर उत्तल दर्पण। तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारा आपका पर्पस क्या होता है कि रोशनी अत्यधिक दूर तक जाए, और ये कौन कम करता है? अवतल दर्पण। तो गाड़ियों के हेडलाइट में, तो अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 17 नंबर में आइए, क्या लिखा हुआ है? दर्पण का सूत्र है। तो आप लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू
भी और एफ के बीच क्या संबंध है। जहां पर यू क्या हुआ करता था, वस्तु का दूरी, भी क्या हुआ करता था, प्रतिबिंब का दूरी, और एफ क्या हुआ करता था, फोकस दूरी। तो इन तीनों में हम लोग जब रिलेशन निकाले थे तो हमारा रिलेशन आया था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और इसी का नाम क्या दिए थे, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। तो इसके आधार पर ऑप्शन चुनिए तो आप लोग क्या होगा, ये होगा। तो 1/v प्लस, ये आपको 1 में ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, कहा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब चैप्टर की शुरुआत हुआ था तो वहां पर प्रकाश की हम लोग विशेषताएं लिखे थे। तो हम लोग जो लिखे थे कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸ तो वहां पर बताया गया था कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि वायु और निर्वात इन दोनों में तुलना किया जाएगा, तो उस केस में क्या करना है, निर्वात में जो होता है ये वायु की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। किसमें, निर्वात में, किसकी अपेक्षा, तो जब इन दोनों में ही तुलना करके पूछा जाए तो वायु में कम होता है, निर्वात में अधिक होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या टिक मारिएगा ऑप्शन में, कहा कि वायु में पूछ रहा है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो वायु में कम, निर्वात में ज्यादा। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, कहा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसकी फोकस दूरी। तो अब यहाँ पर ध्यान से बात समझना, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, और डी में क्या है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो ध्यान से बात समझिएगा, समतल दर्पण देखिए हम लोग सिंबल के रूप में इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से बात समझिएगा, यदि हम बनाते हैं अवतल दर्पण, कुछ ये आकृति होता है, बोलिए ये P, ये F, ये कहीं C होता है, तो कुछ न कुछ इसका क्या होगा, फोकस दूरी होगा। लेकिन समतल दर्पण पूरा क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा। अब कल्पना कीजिए कि इसको आप सीधा करिएगा तो त्रिज्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो एक ऐसा सिचुएशन तुलना कीजिए जब ये पूरा सीधा हो जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा, ये अनंत। तो इस आधार पर हम लोग क्या कहेंगे कि समतल दर्पण क्या दे देते हैं, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। क्यों, ये पूरा होता है स्ट्रेट। अब यहां से तुलना कीजिए, यहां पर कुछ न कुछ तो एफ है। अब ये कल्पना कीजिए ये पूरा स्ट्रेट कब होगा, तो ये वैल्यू क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा आएगा सिचुएशन, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट पर, तब पर भी सीधा नहीं हो पाएगा, अनंत हम लोग बोल के निकल जाते हैं। बात क्लियर? तो कोई पूछेगा तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, क्या टिक मारिएगा, अनंत। बात क्लियर? चलिए फिर 20 नंबर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कहा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा हो, उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उसमें कुल कितना कंडीशन पढ़े थे, 6 कंडीशन। तो पहला कंडीशन बताए थे कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। दूसरा क्या था, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कहाँ बनता था इमेज, कैसा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। और थर्ड कंडीशन याद कीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर था तो कहाँ बनता था, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता था, कैसा, वास्तविक और समान आकार का। यहाँ वही क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टा, वास्तविक
और समान आकार। तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? वक्ता के बाल के ये। तो ए में क्या लिखा हुआ है? बी में, सी में, इसका आंसर क्या टिक मारिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन किए, तो हमारे समय से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आराम से आप रिवीजन मोड में आराम से डाल करके कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहां शुरुआत करते हैं? 21 से। कहां से? 21 से होगा, 21 से आएगा ना। तो ये स्लाइड 5 यहां से होगा ना। चलिए, तो 21 से हम लोग करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। चलिए, तो 21 को पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो फिर याद कीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़े थे। तो उसमें कुल कितना कंडीशन बताया गया था? 2 कंडीशन। तो 2 में कौन कौन सा था? तो एक कंडीशन था जब वस्तु अनंत पर था, इमेज कहाँ बनता था? फोकस पर। कैसा? ठीक। और दूसरा क्या था? अनंत और ध्रुव के बीच। तो कहाँ बनता था? ध्रुव और फोकस के बीच। तो आप ये देख पा रहे थे कि उन दोनों ही कंडीशन में जो इमेज बन रहा था कैसा बन रहा था? आभासी, सीधा वस्तु से छोटा। मतलब कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हमेशा आभासी बनता प्रतिबिंब। आभासी होगा तो सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो क्वेश्चन क्या कर पढ़िए तो, बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा। तो सीधा यहां लिखा वर्ड आवर्धित। तो आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से कौन चीज बड़ा, और ह्रासवित का मतलब होता है वस्तु से क्या चीज छोटा। ये दोनों वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना। तो ह्रासवित मतलब छोटा और आवर्धित मतलब, तो आप बताइए सीधा एवं आवर्धित होगा या सीधा ह्रासवित? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। 22 में क्या लिखा हुआ है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। इस बार क्या दिया हुआ आपको? फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? +20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? +20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ताकि यह गोलीय दर्पण कैसा है। इसमें तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। आपको एफ का वैल्यू दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कि दर्पण क्या होगा। तो गोलीय दर्पण जब आप बात कर रहे थे, तो गोलीय दर्पण को हम लोग बांटे थे मुख्यतः 2 भागों में, एक अवतल दर्पण और एक। यहाँ पर हम दर्पण का पहचान कैसे करेंगे? तो वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके चिन्ह को देखिए। तो यह जो फोकस दूरी है ये प्लस में है कि माइनस में है? किसमें है? तो आप पढ़े हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है कि माइनस? अवतल का माइनस होता है, उत्तल का प्लस होता है। तो अब इसी आधार पर आपको बताना है कि दर्पण कौन सा है। तो चूंकि वैल्यू है किस में, इसलिए अवतल होगा कि उत्तल होगा? उत्तल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो कहां से इसको लिंक कर देंगे? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप यहाँ सॉल्व करने लगना F=R/2, वैसा होगा नहीं। अब 23 में आइए क्या लिखा हुआ है। तो 23 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ बात आ गया। तो उत्तल दर्पण का पॉजिटिव और अवतल का निगेटिव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर? 24 नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ। कहा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, इन दोनों में कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है r = f, बी में दिया हुआ r =
2f, सी में डी में आप बताइए क्या होगा। अब यहां से आपको कॉमन सेंस लगाना है। आप ये पढ़ चुके हैं कि एफ ये बराबर होता है r/2। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर r बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो अब ऑप्शन देखिए मिल जाएगा, कौन सा है बी नंबर। तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑप्शन डायरेक्ट इस रूप में नहीं दे करके ऑप्शन इस रूप में दे, तो कर लीजिएगा। यही होता है कि हम लोग तो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, जब क्वेश्चन सामने आता है तो इससे हमारे आपके पास एक एक्सपीरियंस आता है, यहाँ से अनुमान लगाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। अब आप याद कर लिए कि f बराबर r/2। अब ऐसा वाला यहाँ ऑप्शन खोज रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत बच्चा छोड़ देगा, लगता है कहीं और का क्वेश्चन आ गया। भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए, ऑप्शन मिल रहा है जी, तो मिल रहा है तो बोला टिक मार दीजिए। क्लियर। आगे पर क्या लिखा 25 में, कहा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो किसका पूछा है, जस्ट यही से देखिए क्वेश्चन यहाँ से उत्तल दर्पण का क्वेश्चन, तो उसी से कुछ जुड़ा हुआ यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। तो कह रहा कि वास्तविक होगा, आभासी होगा, या दोनों होगा, कि इनमें सब होगा। क्या होगा रे? हमेशा कैसा होगा, आभासी। तो अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन किए, ठीक। तो इतना में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। तो अब आगे हम लोग 26 से करते हैं। कहां से 26। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जस्ट पीछे क्वेश्चन आया था कि हवा और निर्वात में तुलना किया गया था, तो निर्वात में अधिक होता है और वायु या हवा में कम होता है। तो कह रहा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको चारों में तुलना करना है, उस तरह क्वेश्चन है। कह रहा कि कम किस में होगा, निर्वात में कम होगा, या जल में कम होगा, या वायु में कम होगा, या कांच में कम होगा। तो अब इस यहाँ पर अनुमान कैसे लगाएंगे। तो अब तो आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं ना। तो जब प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ाया जा रहा था, तो वहां पर हम एक टॉपिक पढ़े थे, अपवर्तनांक, नहीं पढ़े थे। तो वहां पर एक सूत्र लिखा होगा आपको, म्यू ये बराबर c/v। आ रहा याद, म्यू बराबर। आज ये तो आपका कांस्टेंट है हमेशा, तो जो म्यू हो जाएगा ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात किसका रे, वेग का, नहीं। और ये म्यू है अपवर्तनांक। आप सभी का मान याद किए हुए, हवा का अपवर्तनांक कितना, निर्वात कितना बताए थे 1, जल का बताए थे 4/3, भाग करने पर आपको 1.33 आएगा। वायु में अप्रोक्स हम लोग एक ही लेकर चलते हैं, इसे 1.0003 होता है। और कांच का बताए थे कितना 3/2, भाग करने पर 1.5। यहां से क्या होता है निष्कर्ष, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। तो आप बताइए, एक है ये 1.33, ये भी 1, ये 1.5, किसका ज्यादा है, कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग क्या होगा, कम। तो ये ज्यादा, तो ये क्या चीज, कम। तो इस आधार से आप सोच सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर। तो बताइए इस चारों माध्यम में किसमें होगा, कांच में, क्योंकि कम पूछ रहा है, कम। यदि इसी में कहता कि अधिक, क्या टिक मारते, निर्वात की वायु, निर्वात। बात क्लियर। यदि ऑप्शन में निर्वात नहीं रहता तब वायु। तो ऑप्शन के अनुसार हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पढ़िए। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, पढ़ा गया था आपको। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन। क्या होगा,
तो सीधा लाइन लिखा था किरणों के समूह को हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी। 28 में आइए, क्या लिखा हुआ है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु, हमेशा लिखा हुआ है, हमेशा वस्तु से छोटा। तो अब वस्तु से छोटा का बात कीजिएगा तो अवतलोम बन रहा था उत्तलोम, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिख दिया है हमेशा। हमेशा लिखने से अवतल वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बस क्या किया? उत्तल। समतल में तो वस्तु के बराबर बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो देख लीजिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण। बात क्लियर? अब 29 में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा या उल्टा कि दोनों, कोई नहीं, क्या होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा, और वास्तविक उल्टा। काल्पनिक का एक और नाम क्या बताया गया था? आभासी प्रतिबिंब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, एक भी क्वेश्चन लग रहा है हार्ड है? एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं, और बोर्ड में इससे भी हल्का हल्का आता है। ठीक ना, एकदम आप रिलैक्स मूड में जाइएगा, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है या आएगा जो आपको यहाँ पर स्लाइड पर या हमारे चैनल से आपको नहीं दिखाएगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए आप लोग। कह रहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? आप पर देखिए, हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़े थे, जिसमें हम लोग ध्रुव का परिभाषा पढ़े थे, वक्रता केंद्र का, वक्रता त्रिज्या का, फोकस का, फोकस दूरी का, प्रधान अक्ष का और द्वारक का। अब ये परिभाषा किसका है? देखिए तो कह रहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कह रहा है, क्या होगा इसका? तो ऑप्शन में मध्य, बी में क्या है? सी में, डी में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कुल कितना क्वेश्चन हुआ? 30। और हमारा आज का लक्ष्य कितना है? 50 क्वेश्चन करना है। ठीक, फिर आप लोग घर जाइएगा, इसको चैनल पर क्या करेंगे? रिवाइज कर लीजिएगा आराम से। स्पीड क्या करना है? दुगुना कर देना है, आराम से क्वेश्चन सामने आएगा स्पीड में। अब एक का आपको जो आ रहा है कमेंट में क्या करना? 1 नंबर लिख करके उसका आंसर करके अपना अभ्यास कर लेना है। हो गया, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, हो जाएगा। अब ऐसे कितना किताब खोजिएगा, यहाँ आपको पूरा किताब का क्वेश्चन हम लोग समराइज करके आपको दे रहे हैं एक जगह पर। तो 10 जगह इधर करेगा, उससे बेहतर क्या है? एक जगह आपको मिल रहा है, वहां से कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े जी। तो क्वेश्चन कहां से लेंगे हम लोग? क्वेश्चन कहां शुरुआत होगा? क्वेश्चन 31, 31 नंबर। तो पढ़िए 31 पढ़िए। तो कहा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब, बिंब का क्या मतलब बताए थे? वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो दर्पण कौन है? अब वस्तु कहाँ रखा गया है? तो आपको अंतिम कंडीशन लिखाए थे कि अवतल दर्पण जब वस्तु को फोकस ध्रुव के बीच रखें तो कहाँ बनता है इमेज? दर्पण के पीछे बनता है। कैसा होता है? आभासी, सीधा वस्तु से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से सभी क्या जगह है? आभासी एवं, देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग लगता है, एरर हो गया है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में सिंगल आंसर वाला आता है। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग कहीं मिस्टेक हो गया है ना, तो इसके अनुसार क्या होगा? बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक, चलिए 32 को पढ़िए। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ये कैसा क्वेश्चन आ गया? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कुछ ये एरर लग रहा है। क्वेश्चन में क्या है? टाइपिंग में क्या हो गया है? एरर हो गया।
क्योंकि यहाँ पर वस्तु का पोजीशन लिखा ही नहीं गया, तो हम लोग यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इसमें टाइपिंग एरर है। ठीक, आगे देखिए 33 देखिए 33 क्या है, तो करा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक दर्पण कौन सा है, कैसा पूछ रहा है, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित। तो बोलिए वस्तु कहाँ रहेगा, देखिए यही वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, तो कहाँ होगा वस्तु, दर्पण और फोकस के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र पर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा फोकस के बीच। ठीक ठीक है, यही होता है क्वेश्चन जब आप करते हैं तो एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन कई तरीके से मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन का अभ्यास करना जरूरी है। जब इतना अभ्यास आप कर लेंगे तो हर एक तरह का क्वेश्चन आपके नजर से गुजर चुका होगा और एक बार ऑप्शन देखने के बाद तुरंत टिक मार दीजिएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो 34 आइए क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण है। तो आप बताइए कि शुरू में बात हुआ था कि अवतल दर्पण के बारे में, और तो अवतल दर्पण का नेत्र कैसा था, अभिसारी, वो किरणों क्या करता था, कन्वर्ज कर देता था, और उत्तल दर्पण डायवर्ज कर देता था। तो इसी आधार पर दर्पण में अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते थे, उत्तल को अपसारी कर। तो ही कहा कि अवतल दर्पण कैसा होगा, अभिसारी की अपसारी की दोनों कोई नहीं, क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए कैसा होगा, अभिसारी। अब 35 का पढ़िए क्या लिखा हुआ, कहा कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण में आप लोग कितना पढ़े, 3, समतल, उत्तल और अवतल। समतल में हमेशा आभासी, उत्तल में भी हमेशा, तो बचा कौन, अवतल, अवतल बचा ना। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है इसमें कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण द्वारा। तो कुल कितना क्वेश्चन हो गया, 35। आगे बढ़े, आज का लक्ष्य 50 क्वेश्चन, और हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं, और उसमें है कि थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है, घर पर जितना काम दिया जाएगा काम करके और एवरीडे क्लास को अटेंड करना है। क्लियर, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर, चलिए तो आइए 36 में क्या बोल रहा है, 36 में गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आप पढ़े थे, फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी फोकस दूरी, उसी का हम बताए थे 3 नाम, फोकस दूरी भी कहते हैं, फोकसांतर भी कहते हैं, और एक और नाम नाभ्यांतर कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, फोकसांतर, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर। फिर के क्वेश्चन आ गया, दर्पण का उपयोग से क्या बोल रहा है, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का, तो डॉक्टर कौन दर्पण, अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। बात क्लियर, वेरी गुड। आइए 38 नंबर पढ़िए, कहा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन दर्पण है, कहा कि उसके सामने कितना दूरी पर वस्तु, तो कराकी रखने पर, एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच। तो यहां पर देखिए आपके पास 2 रास्ता है। एक रास्ता आपके सामने क्या है कि आपको एफ दिया हुआ है, तो एफ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और ये यू का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण क्या है, अवतल, कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण लगाएंगे, साइन कन्वेंशन 3 परिपाटी, एफ का मान भी माइनस यू भी, यहां से आप दर्पण सूत्र लगा करके भी का मान, इसमें आपको टाइम भी लग सकता है, यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अब देखिए आपको एफ कितना दिया हुआ है, 10,
बोलो जी। तो जो अवतल दर्पण है उसका एफ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु को कहाँ रखा गया 20 सेंटीमीटर। तो आप पढ़े कि एफ जो होता है वो कितना होता है r/2 और r कितना होता है 2f। तो क्या ये फोकस दूरी का दुगुना नहीं है जी। इससे क्या चलता है पता, वस्तु कहां पर है वक्रता केंद्र पर। नहीं समझे, तो बिना सॉल्व किए देख लीजिए एफ 10 है वस्तु 20 पर है, इसके दुगुना दूरी पर है नहीं। इसका मतलब क्या वस्तु कहां पर है वक्रता केंद्र पर। आप पढ़े कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो बोलो कहां पर बनेगा रे वक्रता केंद्र पर। बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हैं। बात क्लियर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है और अधिकांश बच्चे सॉल्व करते हैं, पता चलता है ऑप्शन नहीं मिल रहा बस छोड़ दिया। क्यों, यहाँ सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगा, इसमें वैल्यू है नहीं तो क्या कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। बात क्लियर। यही है अभ्यास करने से, और क्वेश्चन आपके सामने कई प्रकार के गुजरेंगे तो आप क्या बन जाएंगे एकदम परफेक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो कौन सा था 38, आंसर क्या हो जाएगा। बात क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए 39, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो आप प्रकाश की विशेषता लिखे थे तो किसका होगा रे। तो प्रकाश एक क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब 40 में ये क्या लिखा हुआ है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, मतलब कोई दर्पण है उससे कितना भी दूरी पर आप खड़े रहिए तो क्या बोल रहा है आपका प्रतिबिंब सदैव मतलब हमेशा कैसा होता है सीधा, हमेशा सीधा। तो बताइए क्या हो जाएगा। जस्ट पीछे भी था या तो समतल या तो हमेशा सीधा, या तो समतल में या तो उत्तल में। हमेशा नहीं लिखता तो तीनों हो जाता, नहीं हमेशा लिख देने से अवतल क्या हो गया कट गया। कुल कितना क्वेश्चन हो गया 40। चलिए आगे देखते हैं 41। करा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो फोकस दूरी का अर्थ एफ बराबर यही था r/2, अर्थात इसी को तो भाषा में लिखा गया था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। सीधा लाइन लिखा हुआ है नोट्स में। आइए 42 में, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है, वस्तु का आकार के। तो दर्पण कैसा होगा समतल, याद के हमेशा लिखा हुआ है, हमेशा नहीं रहता तो अवतल पर विचार करते। हमेशा वस्तु के आकार के बराबर, समतल दर्पण अवतल होगा क्यों, उसमें हमेशा छोटा बनता है। अवतल को क्यों छांट दिए क्योंकि यहाँ हमेशा लिख दिया नहीं। तो केवल हमारे पास कितना बचता ऑप्शन एक, कौन दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखते रहिए, एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, कमेंट कीजिए। आइए 43 में, करा कि एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, तो दर्पण बताइए क्या होगा। तो एफ है प्लस में, तो किसका एफ प्लस होता है उत्तल का, आंसर क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण सी नंबर। आइए 44 गोलिया दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मतलब मापते, इससे बताए थे क्या चीज चिन्ह परिपाटी जो बात हुआ था। तो बताया गया था कि गोलिया दर्पण में जितना भी आप दूरी का मापन करते हैं हमेशा दर्पण के ध्रुव से करते हैं। आ रहा याद कहां से करते हैं, तो वही यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि आप गोलिया दर्पण में सभी दूरियों को सदा मतलब हमेशा कहां से मापते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से। सीधा ले नोट्स में लिखाया हुआ था। तो क्या हो जाएगा ध्रुव किसी भी नियत बिंदु वक्रता केंद्र फोकस क्या होगा ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए। और 45 पर ये तो किसी वस्तु का काल्पनिक आवर्धित, काल्पनिक भी कह रहा है और आवर्धित, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा।
तो बताइए कि काल्पनिक और वस्तु से बड़ा कौन दर्पण में? समतल में बराबर बनता, उत्तल में छोटा बनता, अवतल में बड़ा। अब बड़ा कब बनता, कमेंट कीजिए तो। बड़ा कब बनता है? जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसके अनुसार? बी। तो हम लोग 45 क्वेश्चन कर लिए और लास्ट का कितना बच गया? 5 क्वेश्चन। वह भी हो जाएगा आराम से। ठीक, चलिए लास्ट का कितना क्वेश्चन? चलिए लास्ट का 5 क्वेश्चन करते हैं। तो 46 पर ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण गुजरेगी। आप बताइए, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब का निर्माण, तो वहां पर आपसे 4 नियम बात हुआ था कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा। आ रहा याद? फिर था जब फोकस से होकर आपतित होगा तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर। और थर्ड क्या था? जब वक्रता केंद्र से आएगा तो पुनः उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। आ रहा याद? और 4 में जब कोई भी किरण दर्पण के ध्रुव पर प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण पर आएगा उतना से परावर्तित होगा। तो यहाँ पर कौन सा है? 4 में कौन सा पढ़े तो? किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण गुजरेगी। यहां पर देखिए आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र से। लेकिन यहां पर ऑप्शन चारों गलत टाइप हो गया है। यहां पर टाइपिंग जो किया है थोड़ा सा क्या कर दिया? मिस्टेक। इसका आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र से। क्या होगा इसका आंसर? वक्रता केंद्र से। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा क्या है? मिस्टेक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र से। आंसर आपको आ रहा था? बहुत अच्छा। चलिए 47 में आइए। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या मतलब ये हो गया आपको आर। तो आर कितना? 50 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? एफ। तो हम लोग क्या पढ़े कि एफ बराबर r/2। तो आपको एफ निकालना है तो ये r/2। आर का वैल्यू कितना? 50। तो ये 50/2 कितना जगह रे? 25। ये किसमें है? सेंटीमीटर में। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इतना में कोई दिक्कत? आइए 48 आ गया। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां, जस्ट अभी आया था क्वेश्चन। तो कहां से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से। आइए 49 नंबर। किसी दर्पण से, ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब कि ये बराबर आया हुआ एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट का क्वेश्चन कीजिए आप लोग। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन क्या हो? तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोग बताइए कितना होगा? 0 डिग्री। और सोचिए, और सोचिए। इसका राइट आंसर 180। अब सवाल है आपको यहां पर देखिए परावर्तन को नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विचलन। विचलन का मतलब समझिए। करा कि एक प्लेन मिरर है, यह है एक प्लेन मिरर। ठीक। अब इस मिरर के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली लंबवत। ये जा रहा है लंबवत। अब इसी पाथ से क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट हो गया। तो विचलन कोण ये कहता है कि कोई भी लाइट रे है वो आपतित हो रहा है और परावर्तित हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का यहां पर एंगल निकालना है। क्या चीज? तो आप कल्पना कीजिए थोड़ा सा इस रूप में। ये नॉर्मली जा रहा है लंबवत। यदि ये पारदर्शी होता तो सीधे चल जाता, ठीक ना? ये इसका मेन पाथ है। तो ये तो आपको 90 दिखाई दे रहा है। अब ये मुड़ा यहां से, तो ये घटना घटा होगा ना। तो 90 आइए, 90 आइए कितना? 180।
इसलिए यहाँ पर विचलन कोण कितना होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग कितना लगभग क्वेश्चन कर लिए 50 क्वेश्चन। ठीक, कितना क्वेश्चन हो गया हम लोग का 50 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। तो जो आज का हमारा लक्ष्य था कितना क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन करने का, उसको आज हम लोगों ने क्या कर लिया पूरा कर लिया। तो कल फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऑफलाइन क्लास में हैं, तो एक बात का आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को आप मैसेज दे दीजिएगा। यदि कोई बच्चे हैं एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और ऑफलाइन क्लास ये भी निःशुल्क चल रहा है, तो हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी सभी के लिए है। तो जो बच्चे चैनल देख रहे हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारा JCI बेला और SPSS का एक सफल टीम मिल करके मिल्की वे मेंटर्स पर एक साथ आए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हों या मैट्रिक के लिए, इस चैनल से जुड़ करके एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज हम लोगों ने क्या किया अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।